राधे राधे आप सभी को। जैसा कि लास्ट क्लास में मैंने आपको अकाउंटेंसी की इंट्रोडक्शन दे दी थी और मैंने आपको ये भी पढ़ा दिया था कि अकाउंटेंसी होता क्या है, उसके हिस्ट्री के बारे में भी बता दिया था कि वो कहाँ से आता है, कैसे आया है। तो आई होप कि आपने वो वीडियो देख ली होगी। अगर नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए, मैंने सबकी एक अलग अलग प्लेलिस्ट बना दी है, ठीक है, आप उसको देख लीजिएगा। और आज हम लोग BST बिजनेस स्टडीज, जो हमारा एक अकाउंटेंसी के बाद दूसरा मेन सब्जेक्ट है, उसके बारे में आज जान लेते हैं। तो सबसे पहले ना हम लोग जान लेते हैं कि बिजनेस स्टडी है क्या। ठीक है, बिजनेस स्टडीज जो है ये आया, मतलब ये बना किससे है, किससे मिलकर बना है, तो उसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले देखिए कि बिजनेस, देखो कोई भी सब्जेक्ट है तो उसके बारे में बहुत सारे अर्थशास्त्रियों ने, लेखा शास्त्रियों ने क्या किया, या बहुत सारे विद्वानों ने उसके बारे में पढ़ाई की है, उसके बारे में अध्ययन किया है, रिसर्च किया, उसके बाद हमें आज जाके हम लोग इतने अच्छे तरीके से इसको पढ़ पा रहे हैं। ठीक है, तो उसका कारण यही है कि उन्होंने बहुत पहले उस पर बहुत गहन रिसर्च की है। तो आज हम लोग जानते हैं कि BST जो है, या जिसको हम लोग शॉर्ट में BST कहते हैं, लेकिन इसका नाम पूरा है बिजनेस स्टडीज, जिसको हिंदी में कहते हैं व्यावसायिक अध्ययन। ठीक है, तो व्यावसायिक अध्ययन जो है इसको लाया किसने था, तो इसमें कहा जाता है कि फादर ऑफ बिजनेस स्टडीज इज पीटर एफ ड्रकर। इसका नाम आपने कई बार सुना होगा पढ़ने के टर्म्स में कि पीटर एफ ड्रकर जो है, इनको कहा जाता है फादर ऑफ बिजनेस स्टडीज, फादर ऑफ बिजनेस स्टडीज। शायद ये आपके क्वेश्चंस में कभी ना आए, लेकिन आप जानकारी रखिए कि फादर ऑफ बिजनेस स्टडीज किसको कहा जाता है, पीटर एफ ड्रकर को। पीटर एफ ड्रकर ही थे जिन्होंने व्यावसायिक अध्ययन के बारे में सर्वप्रथम बार में बताया था। अब कहता है BST जो है, ये जो BST है ये स्टूडेंट्स को किस तरह से फायदा देता है, मतलब ये बताता क्या है स्टूडेंट्स को, तो कहता है कि यह स्टूडेंट्स को बिजनेस नॉलेज देता है, यानी कि व्यावसायिक ज्ञान प्रदान करता है, प्रोवाइड करता है। ये जो है बिजनेस स्टडीज जो है आपको बिजनेस नॉलेज, यानी कि बिजनेस के बारे में क्या करता है, नॉलेज देता है आपको। क्या करता है, बिजनेस के बारे में आपको नॉलेज देता है। अब कहता है क्या कि बिजनेस स्टडीज डील्स विद प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस, यानी कि व्यवसाय के सिद्धांत, फाइनेंस यानी कि वित्त, मार्केटिंग यानी कि विपणन, मैनेजमेंट यानी कि प्रबंधन, अकाउंटेंसी, लेखाशास्त्र, ऑर्गेनाइजेशनल स्टडीज यानी कि संगठनात्मक अध्ययन, एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट यानी कि मानव संसाधन प्रबंधन आदि के सम्मिश्रण से बना। कहता है कि बिजनेस स्टडीज जो है, देखिए ऑब्वियस सी बात है कि जब हम कोई बिजनेस चलाते हैं, मान लीजिए कि ये मेरा बिजनेस है, ठीक है, अब हम इस पूरे बिजनेस के बारे में क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो सब कुछ होगा इसमें, पैसा होगा, मैनेजमेंट होगा, कर्मचारी होंगे, टॉप लेवल मैनेजमेंट होगा, मिडिल लेवल मैनेजमेंट होगा, लोअर लेवल मैनेजमेंट होगा, मार्केट होगा, वस्तु का उत्पादन कैसे किया जा रहा है वो होगा, उसको बेचने की स्ट्रैटेजी क्या है, उसके प्रिंसिपल्स क्या है, रूल रेगुलेशन क्या है, A से लेकर Z तक सारी चीजें तो बिजनेस के अंदर ही आती है, और हम इसी के बारे में तो पढ़ रहे हैं। तो जब हम इसी के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमको ये सारी चीजें तो जाननी पड़ेगी ना। तो इसलिए कहा जाता है कि BST जो है ये एक मिश्रण है। ठीक है, BST जो है एक मिक्सचर है। किस चीज का मिक्सचर है, तो इसमें भैया क्या क्या मिला होता है, तो इसमें मिला होता है प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस, यानी कि व्यवसाय को चलाने का क्या क्या सिद्धांत है, ये सारे इसमें क्या है, मिले हुए होते हैं। फिर कहता है क्या, फाइनेंस यानी कि वित्त, पैसा की जानकारी भी इसमें दी जाती है आपको। फिर कहता है मार्केटिंग, बाजार का नॉलेज आपको इसमें दिया जाता है। किसका नॉलेज दिया जाता है, बाजार का नॉलेज आपको इसमें दिया होगा। वैसी बात है, आप जहाँ वस्तु को बेचने के लिए जाएंगे कुछ तो स्ट्रैटेजी बनाएंगे ना, तो वो स्ट्रैटेजी जो है वो यहाँ पे आती है। ग्राहक के बारे में जानकारी चाहिए, वो आपको यहाँ से मिलती है। बाजार के बारे में जानकारी चाहिए, वो भी आपको यहाँ से मिलती है। स्ट्रैटेजी बनानी है तो उसके लिए कुछ आइडियाज चाहिए, तो वो भी आपको यहीं से मिलता है। कॉम्पिटिशन भी सबसे ज्यादा यहीं पर होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें। आप कहता है व्यवसाय को चलाने के लिए पैसा चाहिए ना, पैसा तो चाहिए, तो वो कहाँ से आएगा, तो वो भी उसकी जानकारी लेंगे तब ना, कि भैया आपको कैपिटल कैसे जनरेट करना है, ये सब आपको फाइनेंस बताता है। तो ये सारी चीजें आपको कौन देता है, बिजनेस नॉलेज देता है। कौन, बिजनेस स्टडीज। ठीक है, अब कहता है क्या कि मैनेजमेंट यानी कि प्रबंधन, इसके बारे में भी आपको नॉलेज देता है कि भैया अगर आप व्यवसाय चला रहे हैं तो उसको मैनेज कैसे करेंगे। व्यवसाय में एक आदमी तो होगा नहीं, बहुत तरह के लोग होंगे, तो उसको मैनेज कैसे करना है, उसके बारे में आपको ये बताता है। अब कहता है अकाउंटेंसी, लेखा शास्त्र, इसके बारे में मैंने आपको कल भी बताया था कि आप जितना भी लेन देन वगैरह करते हैं उन सारी चीजों का लेखा जोखा कौन रखता है, अकाउंटेंसी। इसमें एक होता है अकाउंटिंग करना।
वो करता है सारा काम। फिर कहता है कि ऑर्गेनाइजेशनल स्टडी, संगठनात्मक अध्ययन। हाँ, आप बहुत सारा लोग मिलके काम कर रहा है, तो एक आप क्या किए, आप एक संगठन बना लें। अब आप एक संगठन में काम कर रहे हैं, तो उस संगठन का देख रेख करना, रूल रेगुलेशन करना, इन सारी चीजों के बारे में क्या करना, जानकारी प्राप्त करना, ये काम कौन बताता है, संगठनात्मक अध्ययन। उसके बाद कहता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मानव संसाधन प्रबंधन। मानव संसाधन प्रबंधन, व्यक्तियों से कैसे काम करवाना है। आप अगर किसी व्यवसाय में काम कर रहे हैं तो उसका काम कैसे करना है, लोगों से कैसे काम करवाना है, ये सारा चीज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर आता है। ठीक है, तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि बीएसटी जो है वो आपको क्या क्या चीजें बताता है। अब हम डिस्कस करेंगे क्या कि आपको आज बीएसटी का चैप्टर 1 में पढ़ाऊंगी। ठीक है, चैप्टर 1 भी थोड़ा सा लंबा है, तो हम लोग हर चैप्टर को ना थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे और धीरे धीरे पढ़ेंगे। ठीक है, हड़बड़ नहीं करना है, धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो आधा चैप्टर आज पढ़ेंगे, आधा चैप्टर जो है वो अगले क्लास में पढ़ेंगे। तो अभी मैं आपको बता देती हूँ कि फुल आपको पूरा कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ना कितना है। ठीक है, बता दिया कि बिजनेस स्टडीज क्या होती है, यानी कि व्यावसायिक अध्ययन क्या है। ठीक है, ये एक सम्मिश्रण है, मैंने आपको बता दिया। अब देखते हैं आगे कि आपको जो चैप्टर 1 पढ़ना है बीएसटी का, जो कि आपका क्या है, व्यवसाय एक परिचय, यानी कि बिजनेस एंड इंट्रोडक्शन। ठीक है, मैं एकदम बिल्कुल शुरू से पढ़ा रही हूँ, मेरे साथ बने रहिएगा। जब चैप्टर खत्म हो जाएगा तो मैं आपको इस चैप्टर की एमसीक्यू भी पढ़ाऊंगी, क्योंकि आपका जो 11th है इसमें आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही आएगा एग्जाम में। ठीक है, मैं आपको थ्योरी इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि अगर आपको बेसिक नॉलेज नहीं होगा तो आप इसका एमसीक्यू नहीं कर पाइएगा। तो चैप्टर खत्म करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग इसका एमसीक्यू भी पढ़ेंगे। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं कि आपको इसमें बहुत सारा क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, अब बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, और इसका नोट्स भी मैं दूंगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल पे जाके नोट्स ले लीजिएगा। डेली जब क्लास अपलोड होगा उसके बाद, क्लास की वीडियो जब अपलोड होगी उसके बाद आपको इसका नोट्स भी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें क्या है। तो सबसे पहले आपको जानना है व्यवसाय की अवधारणा। इसके बाद आपको जानना है क्या, मानवीय क्रिया, यानी कि ह्यूमन एक्टिविटी। ह्यूमन एक्टिविटी दो तरह की होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी और एक होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है, कहता है मीनिंग एंड डेफिनेशन, यानी कि अर्थ एवं परिभाषा। तो किसकी अर्थ एवं परिभाषा, तो भैया व्यवसाय यानी कि बिजनेस की, प्रोफेशन की और किसकी, एम्प्लॉयमेंट की। ठीक है, अब कहता है क्या इन तीनों की जो है अब आपको यहाँ पर क्या पढ़नी है, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़नी है, यानी किसकी विशेषता पढ़नी है। तो किसकी किसकी पढ़नी है, तो व्यवसाय की यानी कि बिजनेस की, पेशे की यानी कि प्रोफेशन की, रोजगार की यानी कि एम्प्लॉयमेंट की पढ़नी है। अब कहता है अगला क्वेश्चन नंबर 5, व्यवसाय के उद्देश्य यानी कि ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, यानी कि व्यवसाय का उद्देश्य भी पढ़ना है कि भैया व्यवसाय अगर कोई व्यक्ति कर रहा है तो उसका उद्देश्य क्या हो सकता है, तो उसके बारे में जान लेंगे। अब कहता है कि व्यवसाय में लाभ की भूमिका, रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। अगर आपका बिजनेस है और अगर आपको उसमें प्रॉफिट हो रहा है तो वो प्रॉफिट आपके व्यवसाय को कहाँ लेकर जाएगा उसके बारे में आपको पढ़ना है। मतलब बिजनेस के लिए लाभ होना, लगातार लाभ होना कितना ज्यादा जरूरी है, इसके बारे में भी आपको पढ़ना है। इससे क्वेश्चंस रहते हैं, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन डाला है। ठीक है, अब अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कहता है क्या, मेक डिफरेंस अमंग बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। कहता है व्यवसाय, पेशा और रोजगार, ये जो 3 टॉपिक है, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही तीनों है। ठीक है, तो ये जो 3 टॉपिक है इस पर आपको क्या बताना है, इन तीनों का डिफरेंस बताना। ठीक है, ये 7 क्वेश्चंस आपको इसमें पढ़ने, जिसमें से कि ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला जो क्वेश्चन है ये होमवर्क रहेगा, ये आप खुद से बनाएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं नहीं पढ़ाऊंगी, इसलिए इट मींस कि मैं आपको यहाँ पे टोटल 6 क्वेश्चंस पढ़ाऊंगी, जिसमें से कि 3 क्वेश्चन मैं आज पढ़ाऊंगी और 3 क्वेश्चन जो है मैं आपको अगले क्लास में पढ़ाऊंगी। यानी कि सारा जो वीडियोस होगा वो पार्ट 1 पार्ट 2 करके मैं आपको डालूंगी। ठीक है, तब तक आप लोग अगर इससे पहले का अकाउंटेंसी का जो क्लास 1 हुआ है वो नहीं पढ़े हैं तो उसको भी कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका ह्यूमन एक्टिविटी, मानवीय क्रिया। देखिए कोई भी काम जब हम लोग करते हैं ना तो वो ह्यूमंस के द्वारा किया जाता है। ठीक है, कोई भी काम की शुरुआत ही मनुष्य करता है, मनुष्य के द्वारा ही होता है। मशीन खुद से पहले कोई काम नहीं करती, मशीन को भी काम करवाने के लिए हमको स्विच ऑन करना पड़ता है, मतलब हमारा प्रेजेंस वहाँ पे बहुत मैटर करता है। तो किसी भी काम को करने के लिए पहले ह्यूमंस का प्रेजेंस होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो कहता है यहाँ पर कि सबसे पहले तो उसी को जान लेते हैं कि ह्यूमन एक्टिविटी क्या होता है। तो पहला क्वेश्चन आपका क्या है कि ह्यूमन एक्टिविटी क्या होता है। कहता है एनी एक्शन performed by human to satisfy their needs is called human activity। मान लीजिए कि आप एक इंसान ही, ऑब्वियस है कि मान लीजिए आप कोई भी काम करते हैं
या पैसा कमाना चाहते हैं तो क्यों कमाना चाहते हैं? क्योंकि आपकी कुछ ज़रूरतें हैं। अगर ज़रूरत जिस दिन खत्म हो जाएगी आप उस दिन काम करना छोड़ देंगे। तो वही यहाँ पे कहता है कि मनुष्य अपनी संतुष्टि, अपने मन की संतुष्टि करने के लिए, अपनी इच्छाओं की संतुष्टि करने के लिए जो भी काम करता है उसको कहते हैं क्या? ह्यूमन एक्टिविटी। मतलब ह्यूमंस के थ्रू जो भी काम किया जाता है, देखिए कहता है ह्यूमन जो अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए जो भी एक्शन लेता है, यानी कि जो भी काम करता है उसको हम क्या कहते हैं? ह्यूमन एक्टिविटी कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? ह्यूमन एक्टिविटी कहते हैं। अब कहता है ह्यूमन एक्टिविटी किन किन चीजों से रिलेटेड होता है? तो ये दो चीजों से रिलेटेड होता है। सबसे पहले आपका जो ह्यूमन एक्टिविटी है कैन आल्सो बी रिलेटेड टू वेल्थ, यानी कि ये किससे रिलेटेड होता है? वेल्थ, यानी कि किससे रिलेटेड है भैया? तो ये हमारा पैसे से रिलेटेड है, धन से संबंधित है। क्योंकि हम लोग कोई भी काम किस लिए करते हैं? सबसे पहले पैसा कमाने के लिए करते हैं। तो जैसे ही पैसा आना शुरू होता है ना, व्यक्ति खुश होने लगता है। जैसे ही पैसा आना शुरू होता है व्यक्ति क्या होता है? खुश होने लगता है कि भैया अब पैसा आ रहा है। तो उसको क्या होता है? मन की संतुष्टि मिलने लगती है। तो जैसे ही उसको मन की संतुष्टि मिलती है तो एक तरह से माना जाता है कि मानव द्वारा किया जाने वाला कार्य पैसा तो देता ही है, साथ ही साथ में क्या देता है? मन की संतुष्टि भी देता है। तो देखिए जिसके पास पैसा नहीं रहता ना उसका मन बहुत चिड़चिड़ाया हुआ रहता है। तो यही कारण है। तो कहने का मतलब है कि वेल्थ जो है बड़ा जरूरी है। तो मनुष्य के द्वारा जो भी काम किया जाता है सबसे पहले इसको ह्यूमन एक्टिविटी कहते हैं। और ह्यूमन एक्टिविटी दो चीजों से संबंधित है। किससे किससे? तो पहला वेल्थ से और दूसरा क्या? मेंटल वेल बीइंग से, यानी कि मेंटल सेटिस्फेक्शन से जुड़ा हुआ है। अब देखिए कहता है क्या कि इन दो चीजों से जुड़ा हुआ है। इसको भैया दो भाग में बांट भी देते हैं। तो जो पैसा से जुड़ा हुआ है, ये जो पैसा से जुड़ा हुआ है ये आ जाएगा आपका कहाँ? यहाँ पे। यानी कि ये ह्यूमन एक्टिविटी दो भागों में बटा हुआ है। इसके दो टाइप्स होते हैं। पहला आपका क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी, जिसको हम आर्थिक क्रिया कहते हैं हिंदी में। दूसरा क्या है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। देखिए जो काम पैसा से जुड़ा हुआ है, जो भी काम आपका किससे जुड़ा हुआ है? पैसे से जुड़ा हुआ है, धन से जुड़ा हुआ है, धन से संबंधित यानी कि वेल्थ से जुड़ा हुआ है, उसको हम क्या कहते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटी। कोई भी ऐसा काम जिसको करने से हमको क्या हो? पैसे की प्राप्ति हो, तो उसको हम कहेंगे क्या? इकोनॉमिक एक्टिविटी। जैसे कि मान लीजिए आप किसी फैक्ट्री में वर्कर हैं, ठीक है? आप किसी फैक्ट्री में वर्कर हैं तो काम करेंगे तो पैसा मिलेगा ना जी, सैलरी मिलेगा। तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई। आपने क्या किया? आप एक बिजनेस जो है वो ऑपरेट कर रहे हैं। आप जो है एक बिजनेस ऑपरेट कर रहे हैं। आप जो है वही क्या कर रहे हैं? एक बिजनेस ऑपरेट कर रहे हैं। तो वो भी क्या होगा? बिजनेस को ऑपरेट करें तो आपको प्रॉफिट होगा ना, पैसा मिलेगा। तो वो भी काम, जहाँ जिस भी काम को करने से आपको पैसे की प्राप्ति हो रही है वो सब क्या होगा? आपको पैसा, जहाँ जिससे भी आपको पैसा मिल रहा है वो सब आपका आर्थिक क्रिया होगा, यानी कि इकोनॉमिक एक्टिविटी होगा। जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा। तो अगर मैं किसी प्रोफेशन में हूँ, जैसे कि कोई लॉयर है, कोई डॉक्टर है, तो ये इस तरह का जो भी काम हो रहा है वो सब क्या आ जाएगा? इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर आ जाएगा। क्योंकि इन कामों को करने से आपको क्या मिल रहा है? पैसे की प्राप्ति हो रही है। ठीक है। अब वहीं पे इसके जस्ट अपोजिट होता है। इसके जस्ट क्या होता है? अपोजिट होता है अनार्थिक क्रिया, जिसको हम कहते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये एक ऐसा काम होता है, सबसे पहले इसको करने से क्या होता है? पैसा मिलता है? नहीं मिलता है। पैसा नहीं मिलता है। तो मिलता क्या है? तो फिर ये वाला काम करते क्यों है? कोई भी आज के डेट में इंसान जो नहीं करना चाहता है वो है काम, चाहता है बैठे बैठे पैसा, तो भैया ये वही वाला काम है, लेकिन इससे पैसा नहीं मिलता है। तो आप अगर पूजा पाठ कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप पूजा पाठ कर रहे हैं तो आपको क्या होगा? मन की संतुष्टि मिलेगी, ना कि पैसा मिलेगा। ठीक है। आप किसी की मदद कर रहे हैं, आप किसी को क्या कर रहे हैं? हेल्प कर रहे हैं, तो आपको क्या पैसा मिलेगा? नहीं मिलेगा, मन की संतुष्टि मिलेगी। अरे वाह, आज हमने क्या किया है? किसी की मदद की है। ठीक है। तो आपको वहां पे ना एक आंतरिक खुशी मिलती है, इंटरनल एक हैप्पीनेस होता है कि भैया आज किसी को जरूरत था और हम वहां पे मौजूद थे, हमने उसकी मदद की। तो इस तरह का सारा एक्टिविटी जो है वो कहाँ चला जाता है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में चला जाता है। ठीक है। इसके बाद इसके अलावा जो होता है, आप मान लीजिए फौज में है, आप देश की सेवा कर रहे हैं, ठीक है,
तो ये भी क्या होता है, देश को सर्व कर रहे हैं, देश के आप कंट्री के सर्व कर रहे हैं, आप कंट्री के लिए काम कर रहे हैं, फौज में हैं, तो ये सब क्या है, आप मतलब देश की सेवा कर रहे हैं। मतलब फौज में नहीं, फौज में होने से भी तो आपको पैसा मिलता है, लेकिन एक मन की शांति वहाँ पे भी होती है। तो अगर आप कहें तो फौजी जो होता है वो इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक दोनों ही तरह की एक्टिविटीज में आता है, ठीक है, क्योंकि वहां पर मैक्सिमम लोग पैसे के लिए नहीं जाते, वो एक ऐसा पैशन है जिसको लोग बहुत पसंद करते हैं, खास करके लड़कों में ज्यादा होड़ होती है इसके लिए। तो खैर देखिए, तो ये क्या होता है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाता है। ऐसा कोई भी काम जिसको करने से आपको पैसा नहीं मिल रहा बल्कि मन की संतुष्टि मिल रही है तो उसको कहते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। और जिस काम को करने से आपको पैसे की प्राप्ति हो रही है उसको हम कहते हैं क्या, इकोनॉमिक एक्टिविटी। आप अपना बिजनेस चला रहे हैं तो इकोनॉमिक एक्टिविटी हुआ, आप किसी फैक्ट्री में वर्कर हैं तो इकोनॉमिक एक्टिविटी हुआ, आप किसी तरह के प्रोफेशन में डॉक्टर है, टीचर है, इंजीनियर हैं, सीए हैं, तो वो क्या होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी, जहां से आपको पैसे की प्राप्ति हो रही है। यहाँ पे देखो एक चीज और हो सकता है कि अगर आप धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, ठीक है, आप धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं तो ये भी क्या होता है, एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर आता है। यहाँ ये काम करने से आपको पैसा नहीं मिलता है बल्कि मिलता है क्या, आपको मेंटल पीस, ठीक है, क्या मिलता है, मन की संतुष्टि। अब इसके आगे का क्वेश्चन हमने मानवीय क्रिया जान लिया क्या होता है, आर्थिक क्रिया जान लिया कि क्या होता है, कि जो भी काम पैसा कमाने के पर्पस से किया जाता है, जो भी काम पैसा कमाने के पर्पस से किया जाता है, ठीक है, पैसा कमाने के पर्पस से किया जाता है, यानी कि प्रॉफिट अर्निंग के पर्पस से किया जाता है, उसको हम लोग कहते हैं क्या, आर्थिक क्रिया। और जो भी काम मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए किया जाता है, मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए किया जाता है, उसको हम कहते हैं क्या, अनार्थिक क्रिया, यानी कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब देखिए इकोनॉमिक एक्टिविटी में ना, इकोनॉमिक एक्टिविटी को 3 भागों में बांटा गया। पहला क्या है, बिजनेस। अगर हम बिजनेस करते हैं तो भी हम पैसा कमाने के पर्पस से करते हैं, इसीलिए बिजनेस को भी एक आर्थिक क्रिया, इकोनॉमिक एक्टिविटी माना गया है। अब दूसरा कहता है क्या, प्रोफेशन। प्रोफेशन का मतलब क्या हो गया कि आप एक टीचर हैं, आप एक डॉक्टर हैं, आप एक लॉयर हैं या आप एक सीए हैं, तो इन सारे काम को करेंगे तो क्या फ्री में करेंगे, पैसे लेंगे ना, तो ये इसको भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी माना गया है, ठीक है। प्रोफेशन का मतलब होता है जो आप कह सकते हैं, जैसे मैं कहूंगी कि मैं कॉमर्स की टीचर हूँ तो बाय प्रोफेशन मैं कॉमर्स की टीचर हूँ, तो ये मेरा प्रोफेशन हुआ, तो ठीक है, तो ये भी काम करने से मुझे क्या पैसा मिलता है। डॉक्टर का अगर डॉक्टरी का काम करेगा तो उसको भी एक पैसा मिलेगा, ठीक है। फिर कहता है रोजगार, यानी कि आप किसी के अंदर काम कर रहे हैं, ठीक है, आप सैलरी पे काम कर रहे हैं, आप वेजेस पे काम कर रहे हैं, यानी कि अगर मान लीजिए सैलरी है तो आप अगर कहीं पर एम्प्लॉय हैं, ठीक है, अगर आप कहीं पर क्या है, एम्प्लॉय हैं, तो आपको क्या मिलेगा, सैलरी मिलेगा, तो पैसा मिला ना, तो ये भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई। आप वर्कर हैं तो आपको क्या मिलेगा, वेजेस मिलेगा, ठीक है। तो ये इसको क्या माना, इन तीनों को भी क्या माना गया, इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंतर्गत माना गया। अब हम देखते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर क्या होता है, मेंटल सेटिस्फेक्शन, यानी कि मन की संतुष्टि के लिए काम किया जाता है। अब देखो इसमें किस तरह का काम आता है, इसमें कहता है रिलीजियस प्रोपेगेशन, यानी कि धर्म का प्रचार प्रसार कर। मान लीजिए कि मैं मंदिर गई, ठीक है, मैंने उसका एक वीडियो बनाया और डाल दिया, तो ये क्या हुआ, मुझे धर्म का प्रचार प्रसार करना होगा, ठीक है। आप जैसे ईद मना रहे हैं तो ईद में जुलूस वगैरह निकलता है, तो आपने क्या किया, उसका वीडियो बनाया, नारा लगाया और उसका एक वीडियो डाल दिया, तो वो क्या हुआ, धर्म का प्रचार करना हुआ, तो लोग उसको देख के क्या हो रहा है, खुश हो रहे हैं। जैसे अभी नवरात्रि आने वाली है, तभी 9 दिन पूजा होगी, 10 दिन पूजा होगी, लोग घूमेंगे, बहुत फोटो डालेंगे, माता की फोटो खींच के डालेंगे, तो ये सब क्या हुआ, एक तरह से धर्म का प्रचार करना हुआ, या लोगों को आप जागरूक कर रहे हैं अपने धर्म के लिए, उनको कुछ अच्छी बातें बता रहे हैं कि धर्म के बारे में अच्छी अच्छी चीजें बता रहे हैं, तो वो सब क्या, उसके लिए आपको पैसा नहीं मिल रहा, आप मन की संतुष्टि के लिए कर रहे हैं। फिर कहते हैं देश की सेवा करना, तो देश की आप सेवा कर रहे हैं तो वो भी मन की संतुष्टि के लिए कर रहे हैं, आपको उसके लिए कोई पैसा नहीं मिल रहा। फिर कहते हैं दूसरों की मदद करना, आप मान लो कोई बूढ़ी लेडीज है, वो जा रही है, ठीक है, अब वो रोड क्रॉस नहीं कर पा रही है, आपने उनकी मदद कर दी रोड क्रॉस करने में, तो क्या वो आपको पैसे देंगे, नहीं, आपने खुशी से किया, है ना।
तो ये सब क्या होता है, ये अनार्थिक क्रिया हो गया, यानी कि ये इकोनॉमिक एक्टिविटी और ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई। अब हम जानेंगे कि बिजनेस क्या है, बिजनेस के फीचर्स क्या है, प्रोफेशन क्या है, प्रोफेशन के फीचर्स क्या है, और एम्प्लॉयमेंट क्या है, एम्प्लॉयमेंट के फीचर्स क्या है, इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद 2 क्वेश्चन और हम लोग जानेंगे, ठीक है। हमने ह्यूमन एक्टिविटी पढ़ लिया, ह्यूमन एक्टिविटी के 2 टाइप्स पढ़ लिया, इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, जिसमें हमने जाना था कि इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर 3 तरह के कार्य आते हैं, मतलब 3 तरह की एक्टिविटीज आती हैं जिससे कि हमें धन की प्राप्ति होती है। पहला क्या हमने बताया था आपको, तो हमने पहला आपको बताया था क्या, व्यवसाय यानी कि बिजनेस। पहला हमने आपको क्या बताया था, बिजनेस। दूसरा हमने आपको क्या बताया था, प्रोफेशन यानी कि पेशा। और तीसरा हमने आपको क्या बताया था, एम्प्लॉयमेंट, जिसको हम कहते हैं क्या, रोजगार, जिसको हम क्या कहते हैं, रोजगार। ठीक है, तो इसमें से सबसे पहला टॉपिक हम आज पढ़ेंगे, इसका अर्थ पढ़ेंगे हम, यानी कि इसका मीनिंग, और हम दूसरा जानेंगे क्या, इसके फीचर्स। ठीक है, इसके फीचर्स यानी कि इसकी विशेषता के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले देख लीजिए, कहता है बिजनेस का मतलब क्या होता है, तो कहता है कि बिजनेस मीन्स प्रोड्यूसिंग यानी कि उत्पादन करना, तथा सेलिंग और परचेजिंग यानी कि वस्तुओं को खरीदना और बेचना, सेलिंग एंड परचेजिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि कह रहा है इसमें बिजनेस के अंदर क्या होता है कि वस्तु यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज को बनाया जाता है, उसको जनरेट किया जाता है और फिर उसको क्या किया जाता है, बेचा और खरीदा जाता है। तो जिस भी जगह पर ये 2 तरह के काम हो रहे हैं, पहला क्या, गुड्स को प्रोड्यूस करना और सर्विस को प्रोड्यूस करना, और दूसरा क्या, उसकी सेलिंग करना और उसकी परचेजिंग करना। ये तीन काम जहां भी हो रहे हैं, ये 2-3 काम जहां भी हो रहे हैं, उस जगह को हम क्या कहेंगे, उस जगह को हम कहेंगे क्या, बिजनेस। उस जगह को हम कहेंगे क्या, बिजनेस कहेंगे। अब देखिए यहाँ पे 2 चीजों का नाम लिया गया है। पहला क्या बोला गया, गुड्स, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे है ना, यहाँ पे है गुड्स, और दूसरा क्या है, सर्विस। अब कहते हैं गुड्स का मतलब होता क्या है, सर्विस का मतलब होता क्या है। तो देखिए गुड्स का मतलब होता है आपका, गुड्स का मतलब यहाँ पर होता है क्या, देखिए यहाँ पे कहता है कि गुड्स रेफर्स टू, वस्तुओं से आशय, यहाँ पे कहता है वस्तुओं से, जो वस्तुओं से क्या आशय है, तो कहता है वस्तुओं से आशय है उनका उत्पादन करना और उसके बाद उनको ले जाकर बेच देना। कहाँ बेच देना, बाजार में बेच देना, बस इतना ही मतलब है। कहता है गुड्स का मतलब क्या है, तो भैया इसका मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन भी कह सकते हैं, प्रोड्यूस करना यानी कि वस्तुओं का क्या करना, सबसे पहले वस्तु को प्रोड्यूस करना यानी कि उसका क्या करना, उत्पादन करना। इसके बाद इसका क्या किया जाता है, सेल किया जाता है यानी कि बेचा जाता है। भैया कहाँ लेकर जाया जाता है इसको बेचने के लिए, तो इसको बेचने के लिए ले जाते हैं हम बाजार यानी कि मार्केट, यानी कि कहाँ, जहाँ पे परचेजर और सेलर दोनों एक जगह पर मौजूद होते हैं वस्तु को खरीदने और बेचने के लिए, यानी कि प्रोडक्ट्स को परचेज और सेल करने के लिए एक जगह पे मौजूद होते हैं, उसको कहते हैं क्या, बाजार। तो वस्तुओं से क्या आशा है, यानी गुड्स रेफर्स टू प्रोड्यूस गुड्स, और उसके बाद क्या करना, उसको सेल करना, उसको क्या करना, मार्केट में ले जाकर बेचना। गुड्स से इतना मतलब है। अब कहता है तो सर्विस का इसमें क्या रोल है, सर्विस का इसमें क्या रोल है, तो कहता है सर्विस का इसमें ये रोल है कि भैया आपने ये गुड्स जहाँ पर बनाया है ना, उस प्लेस से इसको ये क्या करता है, रिसीव करता है। ठीक है, उस प्लेस से ये उठाता है, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन की मदद से, यानी कि किसकी मदद से, ट्रांसपोर्ट की मदद से, जिसको हम कहते हैं परिवहन, परिवहन की मदद से आपसे बात करके, यानी कि आपसे एक साथ क्या करके, कम्युनिकेट करके, यानी कि क्या करके, आपसे संचार या संदेश आपसे लेकर क्या करता है, आप इसको जहां पर बताते हैं ये उस जगह पर लाके इसको क्या करता है, पहुंचा देता है। यानी कि प्रोडक्शन प्लेस से, यानी कि क्या, प्रोडक्शन प्लेस से, यानी कि जहाँ पे उत्पादन स्थान था, उत्पादन स्थान से लिया और उसको परिवहन यानी कि किसी भी तरह की गाड़ी की मदद से आपसे बात करके आपने उसको जहां बोला उस जगह पे उसने उसको क्या किया, पहुंचा दिया। तो कहाँ पहुंचाता है, मार्केट में पहुंचाता है। मार्केट में कौन होता है, उपभोक्ता, जिसको कहते हैं उपभोग स्थान, कंजम्पशन प्लेस, इसको क्या कहते हैं, उपभोग स्थान, यानी कि
कंजम्पशन प्लेस। ठीक है, इसको कहते हैं क्या, कंजम्पशन प्लेस। तो ये क्या किया, उसने ना तो वस्तु उत्पादन किया, ना उसने वस्तु को बनाया, ना उसने वस्तु को बेचा, उसने किसी भी तरह का कोई काम नहीं किया। तो इस तरह का जो काम नहीं होता है वो होता है सर्विस में। तो कौन सा काम होता है भैया, ये आपकी वस्तुओं को लाने और आप इसको जहां पर भी कहते हैं ये वहां पर इसको पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, तो ये सिर्फ आपकी बनी बनाई वस्तुओं को लाने ले जाने का जो काम करता है उसको कहते हैं क्या, सर्विस देना। अब सर्विस में ना और भी तरह की सर्विसेज आती है। जैसे पहला था क्या आपका ट्रांसपोर्ट, कुछ नहीं करता आप मेरे पास मान लो गाड़ी है, आपने मुझे ऑर्डर दिया कि भाई कि मैम ये वाला जो गुड्स है ना आप अपनी गाड़ी से ले जाकर एक दूसरे जगह पे दे दीजिए। मतलब कि दिल्ली से मान लो मुंबई गाड़ी सामान को पहुंचाना है, तो हमने कुछ नहीं किया, आपने दिल्ली में सामान को बनाया। ठीक है, वस्तु का आपने क्या किया, दिल्ली में उत्पादन किया, हमने उस जगह से उसको उठाया, उसको लोड किया अपनी गाड़ी में, फिर हमने आपसे पूछा कि एक बात बताइए, दिल्ली से हमने सामान को क्या किया है, रिसीव कर लिया है, अब इसको पहुंचाना कहाँ है। तो आपने बोला क्या कि मैम इसको फिर आपने मुझे बताया, इसको कहते हैं कम्युनिकेशन, कि इसको पहुंचाना है कहाँ, मुंबई। इसको कहाँ पहुंचाना है, मुंबई। तो जब मैंने यहाँ से आपसे बात करके आपकी वस्तु ली तो मुंबई आपका क्या था, कंजम्पशन प्लेस था। तो मैंने क्या किया, मुंबई में लाकर इसको पहुंचा दिया। तो इसको कहते हैं क्या, सर्विस प्रोवाइड करना। बस आपकी वस्तु को एक स्थान से उठाया दूसरे स्थान पे लाके पहुंचा दिया। आप जानते हैं उसके बाद क्या होगा, हम आपको कहेंगे, जानते हैं वस्तु को लाने ले जाने के दौरान ना हो सकता है ना कि आपकी वस्तु कुछ डैमेज हो सकती है, तो आपको ना बहुत नुकसान हो जाएगा। तो एक काम कीजिए ना, इसका इंश्योरेंस करवा लीजिए। तो तुमने सोचा कि भाई सही बात है, अगर इंश्योरेंस करवा लेंगे तो अच्छा रहेगा। अगर रास्ते में भगवान ना करे कि हमारा गाड़ी पलट गया, जैसे आए दिन आप लोग बहुत सारा वीडियो देखते होंगे कि सामान लेकर जा रहा है, गाड़ी अचानक से पलट गई, सारा सामान रोड पे बह गया और लोग उसको लूट लूट के ले जा रहे हैं फ्री में। तो भैया जो लूट के ले जा रहा है उसको तो बड़ा मजा आ रहा है, जिसका लूटा है उससे पूछिए कि उसको मजा आ रहा है कि नहीं, उसका तो बड़ा नुकसान हो गया। अब वो सर पीट पीट के रो रहा है कि करे क्या। तो वैसी स्थिति में वो सोचता है कि भैया बात तो सही है, एक काम करते हैं ना, इंश्योरेंस करवा लेते हैं, इसका क्या करवा लेते हैं, इंश्योरेंस करवा लेते हैं, यानी कि क्या, बीमा। इसको हिंदी में कहते हैं बीमा। ये भी ना आपको कोई वस्तु नहीं बेचता है, बल्कि ये क्या करता है, आपको सुरक्षा प्रदान करता है, ये आपको प्रोटेक्शन देता है कि भैया आपका जो सामान दिल्ली से मुंबई जा रहा है, ये जो आपका सामान दिल्ली से मुंबई जा रहा है, इसके बीच में अगर इस रास्ते में आपकी गाड़ी को कुछ भी होता है तो ये क्या करेगा, आपको सुरक्षा देगा। कितना का भी नुकसान, अब तुम क्या करोगे ना, जब तुमने बीमा नहीं कराया होता ना अगर, तो तुमको रात में नींद नहीं आता। ये तो पक्का था, टेंशन के मारे कि पता नहीं सामान कहीं चोरी ना हो जाए, कहीं ट्रक ना पलटी खा जाए, किसी और तरह का दुर्घटना ना घट जाए, कहीं बारिश ना हो जाए बहुत तेज, मेरा ट्रक ना फंस जाए, बहुत तरह का हो सकता है। तुमको रात भर नींद नहीं आएगा जब तक तुम्हारा सामान दिल्ली से मुंबई तक नहीं पहुंच जाता सुरक्षित। लेकिन अगर जिन व्यक्ति ने होशियारी किया क्या कि उन्होंने इंश्योरेंस करवा लिया, अब वो जाके घर में ना बिल्कुल चैन की नींद लेगा, बिल्कुल चैन की नींद लेगा। क्यों लेगा, क्योंकि उसने करवा रखा है भैया बीमा। अब वो सो गया ये सोच के कि अगर कुछ भी होगा पैसा तो हमको मिल ही जाएगा, क्योंकि हमने करवा रखा है इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस भी एक तरह का क्या होता है, सर्विस होता है। ठीक है, इसके अलावा एक और सर्विस आता है। अब फिर से जानो एक और सर्विस क्या होता है, उसको कहते हैं बैंकिंग। उसको कहते हैं क्या, बैंकिंग। उसको क्या कहते हैं, बैंकिंग कहते हैं, समझिए। उसको कहते हैं क्या, बैंकिंग। अब एक बात बताइए कि अब ये बेचारा दिल्ली से सामान उठाया, फिर दिल्ली से आधा रास्ता गया, फिर आधा रास्ता गया, फिर ये पहुंच गया कहाँ, मुंबई। तो क्या ये फ्री में जाएगा, ये फ्री में जाएगा, तुम्हारा रिश्तेदार है ये फ्री में जाएगा, नहीं ना। अगर रिश्तेदार भी होता है, आजकल रिश्तेदार भी पैसा मांग लेती, भैया पेट्रोल का भाड़ा दे दो, तुम्हारा इतना सामान लेके जा रहे हैं अपनी गाड़ी से, अब वैसे मांगेगा, रिश्तेदार तो है नहीं, तो भैया उसको देना पड़ेगा, तुमको क्या, पैसा देना पड़ेगा। अब पैसा के लिए, अब मान लो वो मांग रहा है बहुत ज्यादा पैसा, मान लो 150 मांगे, तो आदमी ऐसे कैश निकाला और दे दिया। अब बोलेगा दिल्ली से मुंबई लेके जा रहे हैं, बड़ा सा ट्रक में लेके जा रहे हैं, तो पैसा भी ऑब्वियस है कि बड़ा सा मांगेगा। तो मान लो 40,000 50,000 रुपये मांग लिया सामान पहुंचाने का, तो अब 40,000 50,000 आज के डेट में कोई पैकेट में तो लेके घूमता नहीं है। अब उसके लिए तुमको जाना पड़ेगा कहाँ, बैंक। अब उसके लिए तुमको कहाँ जाना पड़ेगा भैया, बैंक जाना पड़ेगा।
तुम क्या किए, दौड़े 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 जा रहे हो बैंक, ठीक है। तो बैंक भी तुमको क्या करता है, सर्विस प्रोवाइड करता है। तुम्हारा जो ब्लैक मनी होता है ना, वाइट मनी जो तुम गेम खेल खेल के कमाते हो, वो सारा ये क्या करता है, रखता है अपने पास, और उसके बाद जब तुमको जरूरत पड़ता है तो देता है। इट मीन्स कि यहाँ पे गेम वाली बात नहीं है। आप जो बिजनेस करते हैं और जितना भी ट्रांजेक्शन करते हैं, वो सारा ट्रांजेक्शन आप कहाँ से करते हैं, बैंक से करते हैं। तो वो सारा ट्रांजेक्शन बैंक क्या करता है, अपने पास रखता है, और आप इसको जब जहाँ जिधर कहते हैं ये क्या करता है, उधर भेज देता है। इसको मुंबई बोलो, ये मुंबई आपका पैसा भेज देगा, दिल्ली बोलो दिल्ली भेज देगा, चेन्नई बोलो चेन्नई भेज देगा, अगर धनबाद कहो तो धनबाद भी भेज देगा, ठीक है। तो ये आपका बैंक भी क्या करता है, एक सर्विस प्रोवाइड करता है। तो ये भी बैंक भी एक बिजनेस कर रहा है, इंश्योरेंस कंपनी भी बिजनेस कर रही है, ट्रांसपोर्ट कंपनी भी बिजनेस कर रही है। इसके अलावा और भी कई तरह की सर्विस आती है। तो जब मैं सर्विस को पढ़ाऊंगी तो और विस्तार से बताऊंगी, ठीक है। अब हम लोग इसकी विशेषता के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अभी हमने जान लिया कि व्यवसाय क्या है। अब हम जानेंगे कि व्यवसाय की विशेषता क्या है, कि फीचर्स या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस क्या होता है। इसके 7 फीचर्स है, ठीक है। सबसे पहला हम लोग जानते क्या था कि आर्थिक क्रिया, इकोनॉमिक एक्टिविटी है। अभी हमने जस्ट जाना था कि इकोनॉमिक एक्टिविटी जो होती है ये किससे जुड़ी होती है, पैसों से जुड़ी होती है। ये सिर्फ पैसों से जुड़ा हुआ कार्य करती है, यानी कि व्यवसाय का जो सबसे पहला विशेषता है वो क्या है कि ये एक आर्थिक क्रिया है, क्योंकि ये पैसों से जुड़ा हुआ कार्य करती है, इसलिए, ठीक है। देखिए मैं बहुत शॉर्ट में आपको इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि आपको लॉन्ग में पढ़ना नहीं है, आपको सिर्फ एमसीक्यू के लिए आपको जानकारी रखनी, मतलब इतना अगर आप टॉपिक्स भी याद कर लोगे तो एमसीक्यू आपका आराम से बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला कहता है वस्तुओं एवं सेवाओं का हस्तांतरण, यानी कि ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कहता है कि इसमें क्या होता है कि ट्रांसफर का मतलब हो गया सेल और परचेज करना, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पे भेजना। हम क्या करते हैं, बेचने के पर्पज से ही भेजते हैं ना। तो कहता है इसमें क्या क्या ट्रांसफर किया जाता है, गुड्स और सर्विस, तभी ये क्या कहलाता है, बिजनेस कहलाता है। तो इसका सेकंड फीचर ये है कि ये ट्रांसफर करता है किसका, गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि गुड्स और सर्विसेज को बेचने का काम करता है और बदले में पैसा कमाता है, इसलिए इसको इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। तो ये इसकी दूसरी विशेषता हुई। अब देखते हैं तीसरा, कहता है व्यवहारों में निरंतरता, रेगुलरिटी इन डीलिंग। अब रेगुलरिटी इन डीलिंग, रेगुलर का मतलब क्या हुआ, लगातार, निरंतर, मतलब कि आप तभी एक बिजनेसमैन कहलाइए, या आप जो काम कर रहे हैं वो बिजनेस कहलाएगा, तभी कहलाएगा जब वो काम आप निरंतर कर रहे हैं। अब मान लीजिए हम कहें कि हम बिजनेस करते हैं किस चीज का, जमीन को बेचने और खरीदने का। हमने आज तक जीवन में एक ही जमीन खरीदा है और एक ही जमीन को बेचा है, या मान लो 2 को किया है और 10 साल से बैठे हुए, तो क्या हम बिजनेसमैन हुए, नहीं। अगर हम डेली जमीन को खरीदने बेचने डेली बेसिस पे ये काम कर रहे हैं, तो हम कहेंगे क्या कि भैया हाँ मैं बिजनेसमैन हूँ, क्योंकि मैं जो कार्य कर रहा हूँ खरीदने और बेचने का, यानी कि गुड्स और सर्विस को प्रोवाइड करने का काम कर रहा हूँ। अब वो भी कैसे कर रहा हूँ, रेगुलर कर रहा हूँ, तभी क्या कहलाएगा, वो बिजनेस कहलाएगा। तो बिजनेस का तीसरा विशेषता ये है कि ये रेगुलर डीलिंग करता है, यानी कि ये डेली सामान को खरीदने और बेचने का काम करता है। अब देखो तीसरा, इसका चौथा उद्देश्य ये होता है लाभ का उद्देश्य, यानी कि इसका मोटिव, इसका व्यवसाय करने का मोटिव ही यही होता है कि भैया हमको क्या कमाना है, प्रॉफिट कमाना है, मेरा प्रॉफिट अर्निंग। तो जब तक आपका उद्देश्य प्रॉफिट अर्न करना नहीं होगा तब तक आप ये बिजनेस की विशेषता नहीं कहलाएगी, क्योंकि बिजनेस का एक ही पर्पस होता है, ज्यादा से ज्यादा क्या करना, लाभ को कमाना। अब देखिए अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं जिसमें कि हम ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाना चाह रहे हैं, तो ऑब्वियसली कि उसमें कुछ रिस्क तो होगा ना, ऑब्वियस सी बात है, उसमें क्या होगा, रिस्क तो होगा। रिस्क जो होता है इसमें ना धूप और छांव की तरह होता है, सुख और दुख की तरह होता है। जैसे हमारे जीवन में सुख और दुख हमेशा लगा रहता है ना, वैसे ही बिजनेस में प्रॉफिट और लॉस हमेशा लगा हुआ रहता है। प्रॉफिट और लॉस जो है हमेशा क्या होता है, कंटिन्यू चलते रहता है। कभी बहुत प्रॉफिट हो जाएगा, कभी थोड़ा मोड़ा लॉस भी हो जाएगा। तो दोनों ही कंडीशन, ऐसा नहीं कि अगर लॉस हो रहा तो आपका बिजनेस तुरंत बंद हो जाएगा, नहीं, लॉस में भी बिजनेस चलता है, उसको मैनेज करके चलाया जाता है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि भैया अगर आप ज्यादा प्रॉफिट का कामना कर रहे हैं तो थोड़ा लॉस भी तो सहना पड़ेगा। इट मीन्स कि इसमें क्या होता है, जोखिम बहुत होता है, रिस्क बहुत होता है, रिस्क हमेशा बना हुआ रहता है, ठीक है। तो इसीलिए बिजनेसमैन लोगों को ना नींद की दवा लेने की जरूरत पड़ जाती है कभी कभी, समटाइम्स, जब उसका प्रॉफिट लॉस चलता रहता तब। लेकिन जब प्रॉफिट होता ना तब वो चैन की नींद लेता है। तो वही कहने का मतलब है कि बिजनेस में रिस्क तो हमेशा मौजूद होता है। कैसे मौजूद होता है, दुख और सुख की तरह और धूप और छांव की तरह, ठीक है। अब अगला पॉइंट देखते हैं।
6 नंबर कहता है क्या, उपभोक्ता की संतुष्टि। आपका बिजनेस तभी रन करेगा जब आप कंज्यूमर के हिसाब से गुड्स बना रहे हैं और गुड्स को बेच रहे हैं। कंज्यूमर जो चाहता है उसके हिसाब से गुड्स बना के दीजिए, वो उस वस्तु को यूज करेगा, आपसे संतुष्ट हो जाएगा। तो जैसे ही वो संतुष्ट होगा तो फिर वो क्या करेगा भैया, दोबारा आएगा आपके पास वो वस्तु खरीदने के लिए, दोबारा आएगा। तो उसको दोबारा बुलाने के लिए संतुष्ट करना पड़ेगा ना, सेटिस्फाई करना पड़ेगा। कंज्यूमर सेटिस्फाई होगा तो आपका जो ये उद्देश्य है ना प्रॉफिट मोटिव का, ये पूरा हो जाएगा। क्योंकि कंज्यूमर क्या चाहता है, अच्छा गुड्स, अच्छा क्वालिटी पे गुड्स, अच्छा प्राइस पर गुड्स। अगर उसको सब कुछ मिलेगा तो वो आपके पास बार बार आएगा, बार बार आएगा तो आपको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट होगा तो रिस्क जो है वो रिड्यूस होगा, यानी कि रिस्क जो है वो कम होगा। ठीक है, और खुद भी आएगा और 4 लोगों को लेकर भी आएगा। कब आएगा, लेकिन जब वो सेटिस्फाई हो जाएगा तब आएगा। अब देखिए आगे कहता है उपयोगिता का सृजन, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। क्या है, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। अब देखिए इसमें क्या होता है, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी का मतलब होता है कि जो भी वस्तु बेच रहे हैं उसमें कुछ क्रिएट कीजिए। मतलब ये पहले पुराने जमाने के हिसाब से चलता था, अब जमाना क्या थोड़ा बदल गया है, तो अब नए जमाने के हिसाब से क्या कीजिए, वस्तुओं को खरीदा बेचा जाता है। पहले लोग धोती कुर्ता पहनते थे, अब जींस शर्ट पहनते हैं, बहुत तरह अब नया नया ड्रेस निकल गया, अलग अलग तरह का ड्रेस निकल गया। जैसे समय के साथ पहनावा बदल गया है, समय के साथ खान पीन बदल गया, तो समय के साथ वस्तुएं भी तो बदल गई हैं। ठीक है, तो वही चीजें यहाँ पे इसकी कुछ यूटिलिटी, जैसे कि प्लेस यूटिलिटी, फॉर्म यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी, और क्या है, ऑनरशिप यूटिलिटी। कहता है कि प्लेस यूटिलिटी क्या है, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, मतलब कि आपने वस्तु का क्या किया, उत्पादन किया और उसको उत्पादन की जगह से कहाँ पहुंचा दिया, कंजम्पशन प्लेस पे। ठीक है, कंजम्पशन प्लेस पे पहुंचा दिया, तो इसको कहते हैं प्लेस यूटिलिटी। पहले क्या होता था ना, जहां वस्तु बनाया गया वहीं पर बेच दिया जाता था। नहीं, अभी मैंने क्या बताया, दिल्ली में वस्तु बना है और उसको कहाँ ट्रांसपोर्ट कर दिया उसने, मुंबई। तो आज आप क्या कर सकते हैं कि दूसरे स्टेट से, दूसरे जगह से किसी दूसरे जगह पे वस्तु को बेच सकते हैं। तो ये एक फायदा हुआ किसका, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी का, किसमें, प्लेस यूटिलिटी होता है। पहले क्या होता था, जहां बनाया वहीं पे बेचो, वहीं पे कमाया, वहीं पे खत्म हो गया। लेकिन अब क्या है, बना भैया कहाँ, दिल्ली में, अभी कहाँ रहा है, मुंबई में। तो ये फायदा है किसका, प्लेस यूटिलिटी का। दूसरा कहता है क्या, फॉर्म यूटिलिटी। फॉर्म यूटिलिटी का मतलब होता है रूप उपयोगिता। मतलब क्या किया, आपने कोई वस्तु बनाई और उसका जो ढांचा होता है, जो स्ट्रक्चर होता है, आपने क्या किया, उस स्ट्रक्चर में कुछ बदलाव कर दिया। उस स्ट्रक्चर में क्या किया, कुछ बदलाव कर दिया। तो और उसके बाद क्या कि आप उसको बेच रहे हैं, लोग उसको बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं, तो उसको कहते हैं क्या, फॉर्म यूटिलिटी। मतलब कि उसके पहनावे में क्या क्या बदलाव कर दिया। ठीक है, अगला कहता है टाइम यूटिलिटी। अब क्या है, पहले के जमाने में क्या होता था ना कि वस्तुओं का उत्पादन तो हो जाता था, लेकिन लंबे समय तक ना उसको स्टोर नहीं करके रखा जा सकता था, उसको स्टोर नहीं कर पाते थे, लंबे समय तक उसको क्या करते थे, स्टोर नहीं कर पाते थे। लेकिन अब क्या है कि स्टोर करने के लिए बहुत सारा ऑप्शन आ गया है। आप क्या, पहले क्या होता था ना, जगह का भी कमी होता था, जिसकी वजह से वस्तुओं को स्टोर करके ना नहीं रखा जा पाता था। लेकिन अब क्या है कि जगह का कमी नहीं होता, अब क्या हमारे पास बड़े बड़े स्टोर्स होते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं वेयर हाउस, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वेयर हाउस। तो यहाँ पर क्या होता है, वस्तुओं को हम स्टोर करके रख पाते हैं, जिसकी वजह से वस्तु जो है लंबे समय तक, लॉन्ग टाइम के लिए क्या होता है, स्टोर करके रखा जा सकता है। तो जैसे कि अभी मान लीजिए ठंड का मौसम आने वाला है, ठीक है, तो क्या ठंड का मौसम आएगा तो वो लोग स्वेटर बनाना शुरू करेंगे फैक्ट्रीज में, नहीं ना, वो लोग पूरे साल स्वेटर बनाते हैं और उसको स्टोर कर करके रखते हैं लंबे समय तक के लिए, और उसके बाद जैसे ठंड का मौसम आता है स्वेटर निकाल निकाल के बेचना शुरू कर देते हैं। तो इसको कहते हैं क्या, टाइम यूटिलिटी। ठीक है, कि आप काम तो पूरा 12 महीना कर रहे हैं, ठीक है, मतलब आप फैक्ट्री में काम पूरा 12 महीना करें, लेकिन मार्केट में कितना महीना काम करें, ओनली 3 मंथ्स। तो इस 3 महीने के लिए आप 12 महीने काम करें, तो सामान जितना बना रहे उसको बचा बचा के कहाँ रखेंगे, तो स्टोर करके रखते हैं। तो इससे क्या होता है, समय की बचत होती है, क्योंकि इन 3 महीनों में आप या तो बेच सकते हैं या तो उसका उत्पादन कर सकते हैं। तो क्या होता है, 3 महीने में बेचा जाता है, अब पूरे 8 महीने, 12 महीने तो नहीं कहेंगे, लेकिन 8 महीने जो होता है उस वस्तु का उत्पादन किया जाता है, उसको स्टोर कर करके रखा जाता है, जिससे कि ये 3 महीने में बहुत समय बचता है। क्लियर है। अगला बचा ऑनरशिप। ऑनरशिप मतलब क्या, मालिकाना हक। अब आपने जो वस्तु बनाया है, जो गुड्स आपने प्रोड्यूस किया है, जो गुड्स आपने क्या किया है, प्रोड्यूस किया है, अब उसको क्या किए, आपने बोला कि आप इसको बेच दो, अब इसको क्या करो, सेल कर दो। तो आपने क्या किया, ऑर्डर पास करके भैया सेल कर दो, किसी को कहते हैं ऑनरशिप यूटिलिटी। ठीक है,
आज का क्लास, जैसे कि मैं ऑनर हूँ आज के क्लास की, तो आप मैं कहती हूँ कि इसको आज के क्लास को यहीं पे ऑफ करते हैं। इतना क्वेश्चन आप पढ़ के रखिए और टेलीग्राम पे जाके अपना नोट्स ले लीजिए, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, तो दोनों तरह का स्टूडेंट जो है इससे पढ़ पाएगा आराम से, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ उसको लाइक भी कीजिए, सिर्फ देखिए मत, उसको लाइक भी कीजिए, तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि आपको पसंद आ रहा है, तो मैं थोड़ा और मेहनत करूँगी, ठीक है। इसके नोट्स काफ़ी अच्छे हैं और मैं आपको नोट्स लिखने का तरीका भी बताऊँगी कि कैसे लिखना है, ठीक है। तब तक के लिए बाय।